नमस्कार दोस्तों, मैं छवि द्रोणा आईसीएस में आपका स्वागत करती हूँ। आज दिन है बुधवार और आज है ज्योग्राफी क्विज। तो ज्योग्राफी क्विज शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, टेट और सुपर टेट की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। स्क्रीन पर आपको आई बटन नज़र आ रहा होगा, वहाँ आपको सारे पुराने वीडियोस मिल जाएंगे, आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए क्विज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विषुवत रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है। विकल्प ए 21 मार्च, विकल्प बी 22 दिसंबर, विकल्प सी 21 जून और विकल्प डी प्रत्येक दिन। ऑप्शन फिर से सुन लीजिए। 21 मार्च विकल्प ए, 22 दिसंबर विकल्प बी, 21 जून विकल्प सी और प्रत्येक दिन विकल्प डी। तो जल्दी बताइए, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। 21 मार्च एकदम सही आंसर होगा इसका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 21 दिसंबर के दिन दोपहर 12 बजे सूर्य प्रकाश में खड़े होने के बावजूद किसी छाया का निर्माण न होने की स्थिति में आप निकट हैं। ऑप्शन ए आर्कटिक वृत्त, ऑप्शन बी कर्क वृत्त, ऑप्शन सी मकर वृत्त और ऑप्शन डी दक्षिणी ध्रुव। फिर से रिपीट कर देती हूँ। आर्कटिक वृत्त, ऑप्शन बी कर्क वृत्त, ऑप्शन सी मकर वृत्त, ऑप्शन डी दक्षिणी ध्रुव। तो बताइए, जल्दी आप बताइए, मैं वेट कर रही हूँ। हाँ, चलिए ठीक है, आपने बता ही दिया। तो इसका सही आंसर होगा मकर वृत्त। मकर वृत्त क्यों? क्योंकि 21 दिसंबर पे सूर्य की सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं मकर रेखा पर, इसलिए छाया का निर्माण नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको यहाँ पर कॉलम दिए हैं दो, उन कॉलम को आपको मिलाना है। कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त और विषुवत रेखा, ये कौन कौन से अक्षांश पर मिलते हैं ये देखना है। तो कर्क वृत्त आप देखिए ज़रा, मैं वेट करती हैं, फिर जल्दी ही से मिलाते हैं। आपके अब टाइम शुरू होता है, जल्दी कीजिए। हाँ, तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, बिल्कुल सही। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। विषुवत रेखा, सबसे पहले हम विषुवत रेखा मिलाते हैं। 0 डिग्री अक्षांश, 3 हमें मिल गया। उसके बाद आ जाती है बात आर्कटिक वृत्त की और अंटार्कटिक वृत्त की। तो आर्कटिक वृत्त हो जाता है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और अंटार्कटिक वृत्त होता है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। चलिए मैच करते हैं। तो पहले का ए ही होगा, यानी विकल्प ए और बी में से, और बी का होगा 4। तो हमें केवल 2 ही विकल्पों से आंसर पता चल जाता, बाकी देखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का बी बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मानक समय है, भारतीय मानक समय है, ग्रीनविच समय से 4.5 घंटे आगे। ऑप्शन बी ग्रीनविच समय से 4.5 घंटे पीछे, ऑप्शन सी ग्रीनविच समय के 5.5 घंटे आगे, ऑप्शन डी ग्रीनविच समय के 5.5 घंटे पीछे। जल्दी बताइए, बहुत आसान सवाल है। आप सब लोग मोबाइल में सेट करते रहते हैं अक्सर ये टाइम, तो आपको निश्चित रूप से पता ही होगा। चलिए, तो 5.5 घंटे है, आगे या पीछे? आगे होगा, हम लोग आगे चल रहे हैं, हम ईस्ट में हैं। चलिए सही आंसर सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दिन और रात की अवधि में अंतर बढ़ता जाता है जब कोई यात्रा करता है। पश्चिम से पूर्व की ओर, मुख्य देशांतर से पूर्व और पश्चिम जाने पर, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। ये हमारी अर्थ है, पश्चिम से पूर्व, या मुख्य देशांतर से पूर्व और पश्चिम जाने पर, ये आपके मुख्य देशांतर हो गए, इसके पूर्व या पश्चिम जाने पर। दूसरा हुआ विकल्प सी, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाने पर, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाने पर, या ध्रुवों से विषुवत रेखा, या विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर आने पर, ऐसे। तो जल्दी बताइए। हाँ बिल्कुल सही, इसका सही आंसर होगा विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर आने पर। हम सभी जानते हैं ध्रुवों पर दिन 6 महीने तक का भी होता है, और नॉर्वे में भी 17-18 घंटे का दिन या रात हो सकती है। तो यहाँ दिन और रात की अवधि में बड़ा अंतर पाया जाता है, जबकि विषुवत रेखा पर दिन और रात की अवधि में कोई अंतर नहीं होता, वहाँ 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6, बृहद वृत्त के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विषुवत रेखा बृहद वृत्त है, सही है या नहीं, ये आपको बताना है। ऑप्शन बी, बृहद वृत्त चाप का अनुसरण करने पर कोई भी जहाज दो स्थानों के बीच की यात्रा में समय और ईंधन की बचत कर सकता है। किसी गोले पर मात्र एक ही बृहद वृत्त खींचा जा सकता है। ऑप्शन डी, स्फीयर के केंद्र से जब कोई तल गुजारा जाता है तो बृहद वृत्त की उत्पत्ति होती है। तो जल्दी बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 आपका इंतजार कर रहा है। चलिए मैं एक बार विकल्प पुनः दोहरा देती हूँ, आपको गलत कथन बताना है। विषुवत रेखा बृहद वृत्त है। बृहद वृत्त चाप का अनुसरण करने पर कोई भी जहाज दो स्थानों के बीच की यात्रा में समय और ईंधन की बचत कर सकता है। किसी गोले पर मात्र एक ही बृहद वृत्त खींचा जा सकता है, नहीं ये गलत होगा, क्योंकि एक गोले पर हम कई सारे बृहद वृत्त खींच सकते हैं। यहाँ बात गोले की हो रही है, पृथ्वी की नहीं। तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित आरेख का अध्ययन करें। पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य हमें दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ पृथ्वी है, चंद्रमा है और सूर्य है, तीनों एक रेखा में हैं। यह आरेख क्या प्रदर्शित करता है? उच्च ज्वार, अमावस्या की स्थिति में बृहद या दीर्घ ज्वार, या पूर्णिमा की स्थिति में बृहद या दीर्घ ज्वार, या अर्ध चंद्रमा की स्थिति में लघु ज्वार। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए मैं विकल्प रिपीट करती हूँ। उच्च ज्वार, अमावस्या की स्थिति में बृहद या दीर्घ ज्वार, पूर्णिमा की स्थिति में बृहद या दीर्घ ज्वार, अर्ध चंद्रमा की स्थिति में लघु ज्वार। हम जानते हैं जो उच्च ज्वार या दीर्घ ज्वार आता है वह अमावस्या और पूर्णिमा की स्थिति में आता है। तो ये एक रेखा में है, तो उच्च ज्वार तो निश्चित रूप से उच्च ज्वार है। लेकिन कौन सा बृहद ज्वार है, ये कौन सा दीर्घ ज्वार है, अमावस्या की स्थिति में या पूर्णिमा की स्थिति में? तो सही आंसर होगा अमावस्या की स्थिति में, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में है, और चंद्रमा अगर पृथ्वी और सूर्य के बीच में होगा तो अमावस्या की स्थिति बनती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? अरे बहुत आसान क्वेश्चन है, आपने अभी तक आंसर भी बता दिया होगा। चलिए मैं फिर भी विकल्प आपको बताती हूँ। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। विकल्प ए, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मालवा का पठार। चलिए बिल्कुल सही जवाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में मालवा पठार का विस्तार हमें मिलता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दिए गए आरेखों के आधार पर लघु या निम्न ज्वार आरेख की पहचान करें। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर आपने अभी इसी क्विज में एक क्वेश्चन आया था वो ठीक से किया होगा तो आपने ये भी कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका क्या विकल्प होगा, आप जल्दी बताइए। पहली स्थिति होगी जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में है, चंद्रमा बीच में है। या दूसरी स्थिति होगी जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में है लेकिन पृथ्वी बीच में है। इनमें से बताइए कौन सी स्थिति में लघु ज्वार होगा, या इन दोनों ही स्थिति में होगा, या किसी भी स्थिति में नहीं होगा। चलिए आपने बता दिया होगा, बिल्कुल सही। इसका होगा आंसर कोई नहीं, क्योंकि समकोणीय होते हैं जब चंद्रमा और पृथ्वी, तब हमें लघु ज्वार मिलता है। यहाँ पर ये सीधी रेखा में है, हमें दीर्घ ज्वार मिलता है, अभी हमने देखा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, ए स्थान 60 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में स्थित है। ये किसी स्थान की बात कर रहा है। एक स्थान है जो 60 डिग्री, अब देख लेते हैं, 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है और दक्षिणी अक्षांश में स्थित है। ये हमारी, और जबकि बी स्थान 60 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है। तो बी स्थान का समय होगा, चलिए जल्दी बताइए। स्थान ए से आधा घंटा पीछे, स्थान ए से आधा घंटा आगे, स्थान ए से आधा घंटे आगे, आधा घंटा पीछे। स्थान बी का समय स्थान ए के समकक्ष होगा। जल्दी बताइए, बहुत आसान सवाल है, आपने अभी तक कर भी दिया होगा। बहुत आसान सवाल। स्थान ए से आधा घंटे पीछे, स्थान ए से आधा घंटे आगे। ऑप्शन सी, स्थान ए से आधा घंटे आगे या आधा घंटा पीछे। ऑप्शन डी, स्थान बी का समय स्थान ए के समकक्ष होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी।
ऑप्शन डी क्यों होगा? क्योंकि हम जानते हैं हमारा समय का निर्धारण देशांतर से होता है और यहाँ देशांतर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो हमारा विकल्प डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, जब लंदन में 9 बजे हो तो ठीक यह समय होगा। अब बिल्कुल आसान क्वेश्चन ये भी है, घाना, बाबोन, लाटविया, नॉर्वे। हाँ तो जल्दी बताइए। जो रेखा लंदन से, जो देशांतर लंदन से होकर गुजर रही है जिस देश में, वहीं पर होगा। और ऐसा देश कौन सा है? इसके लिए आपकी मैप थोड़ी ठीक होनी चाहिए, आपको मैप पढ़ना चाहिए। एटलस पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा घाना लंदन के वाली देशांतर पर ही हमें दिखाई देता है। घाना कहाँ पर है? अफ्रीका में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा दक्षिणावर्त दिशा परिवर्तन करती है ताकि बचा जा सके। सोसाइटी द्वीप से, हवाई द्वीप से, एल्यूशन द्वीप से या सभी से? बहुत आसान क्वेश्चन, जल्दी बताइए। चलिए, कहीं कहीं हमने देखा है जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है उसे मोड़ दिया गया है। हवाई द्वीप से तो कोई मतलब नहीं है, सोसाइटी द्वीप से भी नहीं, लेकिन एल्यूशन द्वीप के पास इसे मोड़ दिया गया है ताकि एक देश में एक ही दिन रहे, अन्यथा समस्या हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के दक्षिणी छोर से स्पर्श करने वाली अक्षांश रेखा है, कौन सी अक्षांश रेखा है भाई? ये तो आप सेकंडों में बता देंगे, इसके लिए विकल्प की भी ज़रूरत नहीं है। चलिए ठीक है, विकल्प ए 8 डिग्री 4 मिनट, विकल्प बी 6 डिग्री 45 मिनट, विकल्प सी 10 डिग्री 4 मिनट और विकल्प डी 9 डिग्री 4 मिनट। चलिए तो इसका सही आंसर आप जानते हैं, विकल्प बी 6 डिग्री 45 मिनट। कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। 8 डिग्री 4 मिनट भारत की मुख्य भूमि से स्पर्श करता है, लेकिन हमारा जो इंदिरा पॉइंट दक्षिणतम बिंदु है वो हमारा 6 डिग्री 45 मिनट पर है, तो बी ही सही विकल्प होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बढ़ते हुए क्रम में वायुमंडल की परतों का सही क्रम होगा। चलो बिल्कुल बच्चों वाला सवाल एकदम। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बाह्य मंडल, आयन मंडल। तो आपको इन्हें क्रम में लगाना है, तो बताइए। हाँ चलिए ठीक है। क्षोभ मंडल, सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर हमें मिलता है समताप मंडल, फिर हमें मिलेगा आयन मंडल और सबसे बाहर बाह्य मंडल मिलता है। तो इसका विकल्प हो जाएगा 1 2 4 3। ऐसा हमें कहाँ पर मिलता है? 1 2 4 3, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए स्तंभों में वायुमंडलीय परतों तथा उनकी विशिष्टताओं का सही मेल कौन सा या कौन से हैं? ये आपको यहाँ पे आपको 4 कूट दिए गए हैं, इन 4 कूटों के अनुसार आपको चुनना है। आपके एक से अधिक सही हो सकते हैं। तो चलिए, आपका पहला है क्षोभ मंडल, वायुमंडलीय घटनाएं। दूसरा कूट है समताप मंडल, ओजोन परत। तीसरा कूट है आयन मंडल, पृथ्वी के धरातल पर रेडियो तरंगों का परावर्तन। और चौथा कूट है मध्य मंडल, ज्योति ध्रुवीय ज्योति। तो हमें ध्रुवीय ज्योति कहाँ पर मिलती है, या क्षोभ मंडल की या वायुमंडलीय परिघटनाएं कहाँ पर घटित होती हैं? क्या वो क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं या समताप मंडल में घटित होती हैं? चलिए देखते हैं। ठीक है, इसका पहला कूट सही है। सारी वायुमंडलीय घटनाएं क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं, जो हमारा पहला परत भी है, पहला संस्तर भी है वायुमंडल का। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, ये भी सही है। और आयन मंडल पृथ्वी के धरातल पर रेडियो तरंगों का परावर्तन करता है, ये भी सही है। लेकिन ध्रुवीय ज्योति हमें मध्य मंडल में नहीं मिलती है, ये गलत है। तो इसलिए 1 2 3 सही होगा और विकल्प डी, इसलिए विकल्प डी सही होगा। 1 2 3 हमें मिलते हैं, विकल्प डी भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, आयतन के अनुसार बढ़ते क्रम में निम्नलिखित गैसों को व्यवस्थित करें। आपको गैसों को व्यवस्थित करना है बढ़ते क्रम में, यानी पहले कम, अधिक, अधिक और अधिक। ठीक है, ये ध्यान रखना है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए, तो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और आर्गन है। तो जल्दी बताइए। बहुत आसान सवाल, आपने
कर भी लिया होगा। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। हम सभी जानते हैं वायुमंडल में आधे से भी बहुत ज़्यादा केवल नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद कौन सा काम है, उसके बाद हमें ऑक्सीजन मिलती है, उसके बाद हमें आर्गन मिलता है, और फिर सबसे कम हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। और ऐसे हमें कम से अधिक की तरफ चलना है, तो हमारा सबसे कम हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, देन आर्गन, देन ऑक्सीजन, और फिर नाइट्रोजन, ठीक है। तो ऐसा कौन सा विकल्प हो जाएगा, 3 4 2 1, 3 4 2 1, दैट इज सी सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ध्वनि की गति से तीव्र गति से चलने वाला विमान। सुपरसोनिक वो यानी कि जो ऐसा विमान जो ध्वनि की गति से चलता हो या बहुत तेज गति से चलता हो। विमानों की उड़ान के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक वायुमंडलीय परत है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। विकल्प ए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, विकल्प बी समताप मंडल, विकल्प सी मध्य मंडल, विकल्प डी आयन मंडल। तो जल्दी बताइए। सही है समताप मंडल। क्षोभ मंडल में तो ऐसी कोई घटना नहीं होती। आमतौर पे क्षोभ मंडल में तेज गति के जहाज़ों को चलाने से बचा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडलीय दाब किस किस पर निर्भर करता है। यहाँ पर कुछ कूट हैं, आपको कूट के अकॉर्डिंग जवाब देना है। ऊंचाई, तापमान, मध्य मंडल, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। जल्दी बताइए। चलिए, ऊंचाई पर निश्चित रूप से निर्भर करता है, तापमान पर भी निर्भर करता है, मध्य मंडल पर भी निर्भर करता है। चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से कोई संबंध नहीं है, अतः विकल्प ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, स्वतंत्र रूप से गति करती हुई वस्तुएं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी तरफ विक्षेपित होती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ विक्षेपित होती हैं, विषुवत रेखा पर ऊपर की तरफ विक्षेपित होती हैं, पृथ्वी की गतियों से अप्रभावित रहती हैं। इनमें से बताइए कौन सा सही है। बिल्कुल सही होगा ऑप्शन ए, उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर विक्षेपित होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानसून हवाओं का उत्तम विकास निम्नलिखित स्थानों पर होता है। दक्षिणी पूर्वी एशिया, चीन, जापान। ये हमारे कूट हैं, कूटों के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो किन किन का प्रभाव पड़ता है, जल्दी बताइए। इन सभी का प्रभाव पड़ता है, ये सभी मानसून को बनाने में भूमिका निभाते हैं। चलिए, तो ऐसा विकल्प कौन सा है, विकल्प सी, जिसमें तीनों कूट हैं, अतः विकल्प सी ही सही होगा। तो हमारे आज का क्विज सेशन समाप्त हुआ। ये आपके पास इसका उत्तर शीट है, और अगर आप चाहते हैं आपको ये PDF मिले तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम लिंक पर क्लिक कीजिए, और ऐसी ही डेली करंट अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहिए 6 बजे रोज सुबह। और सभी सब्जेक्ट के क्विज़ के लिए आपके पास शेड्यूल ये है, आप हमारी क्विज़ करते रहिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।